हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। ये लेटेस्ट एडिशन का है, जिसमें 1990 से मार्च 2024 तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको शामिल किया गया है। चाहे आपके यूपीएससी के हों, चाहे आपके यूपीपीएससी के हों, आपके जितने ये उत्तराखंड पीसीएस के हो, मध्य प्रदेश के जो स्टेट पीसीएस हो उनके हों, चाहे बीपीएससी के हों, तो आपके जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो, और आपके ख़ास तौर पर यूपी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो इसमें इसका संग्रह रहता है। तो इसके अंतर्गत अभी आपके काफ़ी सारे लेक्चर कवर किए जा चुके हैं, जिसमें अभी जो आपका कल जो मतलब कि जो लेक्चर दिया गया है वो आपका गवर्नर से रिलेटेड यानी कि राज्यपाल से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनके जो भी प्रश्न जो इस परीक्षा में पूछे गए उनके संदर्भ में कवर किया गया। अब आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। पहले इस सीरीज को इकट्ठा एक साथ मतलब कि ये था कि 3-4 प्रश्न मतलब कि सब्जेक्टों को लेकर 3-4 टॉपिक को लेकर एक वीडियो में कवर कराना, लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर हैं वो 6 में आपके एक एक करके दिया गया है कि जिसमें एक लेक्चर के साथ 2-3 चैप्टर को कवर किया गया है, कहीं में 4-5 को कवर किया गया है। लेकिन अभी ये अब जितना भी आएगा आपका तो एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, ताकि कम समय में आपका अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका एक टॉपिक साथ ही साथ प्रश्नों को लगाने पे आपका सॉल्व हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमारा राज्य विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। राज्य विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी सीरीज चलाई जाती है उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल होगी। परीक्षावाड़ी का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, तो उसकी भी वीडियो आपको जल्द ही लेकर आएंगे। जो आपके एग्ज़ाम यूपी पीएससी और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण जीके भी है। जीके के साथ उसमें करंट अफेयर भी हो, करंट अफेयर के साथ उसका बजट भी है, और तो इन सबको उसमें कवर किया जाएगा। और अभी लेटेस्ट एडिशन आया है तो उसमें और चीज़ें बदलाव हुआ है, तो उसमें साथ में आपके जिला संक्षिप्तकी को भी अलग से चैप्टर में मेंशन किया गया है, तो उसको आपको जल्दी लेकर आया जाएगा, ताकि आपके यूपी पीएससी और यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम है उन सब के लिए वह कारगर रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक आता है कि राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, तो इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और नोट्स का भी एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो इसमें आता है कि विधानसभा के संदर्भ में बात की जाए तो विधानसभा के अंतर्गत आता है कि संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होता है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। और अपवाद के रूप में देखा जाए तो अपवाद के रूप में आता है कि वर्तमान में राज्यों में सिक्किम जो है उसमें 32 है, और मिजोरम एवं गोवा जो राज्य है वहाँ पर दोनों में 40 विधानसभाओं की सीटों की संख्या है। और एक तौर से देखा जाए तो इसमें एक आइडियल तौर पर जो सिचुएशन होती है उसमें आपकी 60 से कम सदस्यों वाली ये 3 राज्य हैं, जहां पर आपकी सिक्किम में 32 और मिजोरम एवं गोवा में 40 सदस्यीय सीट है। लेकिन इसमें एक आइडियल सिचुएशन जो होती है उसमें 60 होना चाहिए, अधिक से अधिक आपके 500 होना चाहिए और कम से कम आपके 60 होना चाहिए। फिर आता है इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें जो 30 सदस्य इसके अतिरिक्त जो पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है वहाँ की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो पुदुचेरी है वहाँ 30 सदस्य आपके निर्वाचित होंगे, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होंगे, और सबसे बड़ी विधानसभा आपकी उत्तर प्रदेश की है जहाँ पर आपके 403 में विधानसभा सीटें हैं, जिनमें राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और अनुच्छेद 107 के क्लॉज 2 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात से समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो, इसके संदर्भ में उसको एक प्रारूप के तौर पर रखा जाएगा।
87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कहा गया है कि यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार समान होते हैं। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बात की जाए तो यदि किसी प्रश्न पत्र पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित कर सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार कहा गया है कि राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, उसे वर्ष 2026 तक के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेंगे। अब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया तो उसके संदर्भ में भी कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 की क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया और जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि POK में के होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित की गई है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 और कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि जम्मू कश्मीर जो है वह उसके पुनर्गठन अधिनियम में 2019 में धारा 60 में ये किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु जो कि पहली बार तथा 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश होते हैं जहां विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया हो तो इसके अंतर्गत आता है। अब आती है हमारी विधान परिषद के बारे में, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प में अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाती है तो इसके संदर्भ में आता है। और अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें वर्तमान में 6 राज्यों जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आते हैं। तो कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है? तो इसके अंतर्गत आपके 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद एक तरीके से देखा जाए तो यह स्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसकी यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अनुच्छेद 171 के क्लॉज 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या किसी भी दिशा में 40 से कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक जो है वह 100 सदस्य संख्या है। और अनुच्छेद 171 के क्लॉज 4 के अंतर्गत कहा गया है कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यवर्णीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधान दिया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति के अनुसार होगी। इसके अनुसार अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 में विधान परिषद की यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें राज्यों में विधान परिषदों की संख्या अनुच्छेद 171 के क्लॉज 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो कि समय समय पर यथा संशोधित होती है कि धारा 11 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप होता है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसे पद से हटा सकती है। और अनुच्छेद 173 के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों की अर्हताएं निहित होते हैं। और अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है
या नहीं, इस प्रश्न पर विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग की परामर्श से करता है। और अनुच्छेद 190 की क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों में बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 की क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और इसके साथ ही 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 164 के खंड 1 का के अनुसार कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और परंतु यह 12% से भी कम नहीं होगी। लेकिन अनुच्छेद 164 का क्लोज 2 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और अनुच्छेद 167 के राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो इसके अंतर्गत ये संक्षिप्त व्याख्या रही। चलिए तो इनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न हमारा पहला आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ऑप्शन पहला दिया गया है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा दिया गया है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा दिया गया है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा दिया गया है राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व हो इसके संदर्भ में दिया गया। चलिए तो इसके संदर्भ में कूट को जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो कूट हैं वो दिए गए हैं जो कि आपके उत्तर के दृष्टिकोण से सही होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल 3 होगा, ऑप्शन बी के अंतर्गत केवल 2 और 3 दोनों होंगे, ऑप्शन सी के अंतर्गत 3 और 4 दोनों होंगे और ऑप्शन डी में केवल 4 होगा। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका जो जैसे पहला जो विधान परिषद और राज्यपाल है वो आपका गलत होगा, विधानसभा एवं विधान परिषद है वो भी आपका गलत होगा। इसमें सत्य होगा आपका एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा और राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है इसके संदर्भ में आता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें तीसरा और चौथा आपका सही है। अब आता है इसकी व्याख्या को भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यों की विधायिका में शामिल है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, जहाँ इनका अस्तित्व ही शामिल होते हैं। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है उसके संदर्भ में 3 आपका सही, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संदर्भ में आपका 4 सही है। तो इसके अंतर्गत इसकी उपरोक्त व्याख्या रही। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है। तो इसका जो सदन होता है वह विधान पालिका परिषद होता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 168 क्लॉज 2 के अनुसार कहा जाता है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। इनमें विधान परिषद उच्च सदन होता है जबकि विधानसभा एक निम्न सदन होता है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, इसके अंतर्गत बताना है। तो राज्य विधान परिषद के जो गठन का प्रावधान है वह आपके अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना और उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया जाता है कि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ऑप्शन बी आता है संबंधित राज्य की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ऑप्शन सी आता है संबंधित राज्य की विधानसभाओं द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, और ऑप्शन डी आता है कि लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव आता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की व्याख्या करनी है। तो इसके अंतर्गत जो आपकी सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जिसमें संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी आपका होगा, जो कि अनुच्छेद 169 के क्लॉज 1 के अंतर्गत दिया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधायी परिषदन को समाप्त किया गया है। तो आपका जो विधान परिषद है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आपने देखा ही हुआ है कि आपके 6 राज्य हैं जहां पर आपकी विधान परिषद है, और आपके और जितने भी राज्य और स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर आपकी विधान परिषद नहीं है। तो इसके संदर्भ में अलग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। ऑप्शन ए आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी आता है संसद द्वारा। ऑप्शन सी आता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन डी आता है मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प द्वारा पारित संसद के द्वारा भारत में किसी राज्य की विधानसभा के सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली हुई है? तो वह आता है 169 के अंतर्गत इसको मिली हुई है। भारतीय संविधान के में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो स्थापना व समाप्ति की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट आता है कि राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया? ये आपका अनुच्छेद 169 है, तो इसमें ये प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जिसमें पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा बाध्यता अधिरोपित करना है और वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ऑप्शन बी आता है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं की जाती और वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। और ऑप्शन सी आता है कि राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता और वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। और ऑप्शन डी आता है कि केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है और वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करता है। तो इसके संदर्भ में ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बताना है। तो इसमें आपका 169 के अंतर्गत आपका आता है ऑप्शन डी कि इसमें केंद्र सरकार बाध्यता अधिरोपित करता है और वह संसद के विधि निर्माण हेतु इसमें कार्यवाही करे, इसके संदर्भ में आपका आता है। नहीं, इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता और वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, इसके संदर्भ में आता है, तो ऑप्शन बी आता है। इसमें राज्य विधान परिषद के उत्साधन यानी कि समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है और वह संसद के तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करेगा, तो इसके साथ आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब कि पहला कथन पूछा गया है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा आता है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका कौन सा कूट सही होगा? तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसके अंतर्गत सही है, तो कूट आपका एक ऑप्शन ए आपका सही होगा, जिसमें दोनों पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट को जानने के पहले इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दिशा में 40 से कम नहीं होगी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकता है। तो उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें ना आपका पहला कथन सत्य है ना ही आपका दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। तो अब आता है आपका, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आपकी एक के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। और अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। तो इसके संदर्भ में आपके उसमें जो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए हैं और कथन दोनों गलत हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के राज्यपाल द्वारा आपके कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों 1/10 सदस्यों को
मनोनीत किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा जाता है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंधित ना करे तब तक विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या की निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों में राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। राज्यों में विधान परिषद की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के क्लॉज 2 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप होता है, तो इसके अंतर्गत दी गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या के बारे में बात करना है तो ऑप्शन ए दिया गया है कुल सदस्य संख्या का 1/3, ऑप्शन बी आता है कुल सदस्य संख्या का 1/4 और ऑप्शन सी दिया गया है कुल सदस्य संख्या का 1/6 और ऑप्शन डी आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो विधानसभा में परिषद में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है एक तरीके से देखा जाए तो 1/10 होती है और इसमें 1/10 कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसके संदर्भ में आपका ऑप्शन डी होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। सही क्या है कि संदर्भ में आपको ये कथन दिए गए, इन कथनों के अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा और सही होने के साथ साथ इनको सही से सुमेलित करना है। तो इसमें आपका पहला दिया गया है कि आपका राज्य विधान परिषद में सही क्या है। तो इसमें पहला इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, या स्थायी सदन है, या भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थानों द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसके विषय के संदर्भ में राज्य विधान परिषद के संदर्भ में ये कूट दिए गए हैं, तो इन कूट के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसमें आपका देखा जाए तो आपका जो सही है वह दूसरा, तीसरा, छठा और 7वां, 8वां सही है। जैसे आपका दूसरा, तीसरा, छठवां और 8वां इसके अंतर्गत सही है कि यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, या प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसके अंतर्गत आपके 3 कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी सही होगा। चलिए तो इसके संदर्भ में व्याख्या को देख लेते हैं कि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद की एक स्थायी सदन होती है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 तथा न्यूनतम 40 होती है और संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171 के क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि विधान परिषद की संरचना इस प्रकार है, निर्धारित की गई है कि इसमें निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा आता है कि निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के लिए स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष के लिए अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे और माध्यमिक स्तर पर ऐसे निम्न स्तर में नहीं होने चाहिए। निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़ा हो। वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के क्लॉज 2 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के अंतर्गत प्रावधानों का अनुरूप होता है, इसके अंतर्गत बताया गया। अब आता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत नहीं चुने जाते। ऑप्शन ए आता है स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी आता है शिक्षक के द्वारा, ऑप्शन सी आता है स्नातकों के द्वारा, ऑप्शन डी आता है उद्योगपति द्वारा और ऑप्शन डी आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है आपका ऑप्शन डी, जिसमें ये उद्योगपति का शब्द का नाम का मेंशन नहीं किया गया। अब आता है कि निम्नलिखित में से किसी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी आता है विधानसभा और ऑप्शन डी आता है विधान परिषद। तो आपका ऑप्शन डी होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसमें प्रबंध दिया गया है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा में इस आशय से संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यह 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध दिया गया था। तो इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश, आपका पहले कहा गया था लेकिन अभी प्रेजेंट में इसमें कोई भी विधान परिषद नहीं है और इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो विधायिका का दूसरा सदन आपका उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आपका तमिलनाडु राज्य में नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपका इसमें राजस्थान राज्य में नहीं है। आपके 6 राज्य हैं जहाँ पर आपकी विधान परिषद हैं, जिसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आते हैं, जिसमें आपका इसमें के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? भाई आपकी मध्य प्रदेश में नहीं, आपके यूपी, बिहार, कर्नाटक में है। नेक्स्ट आता है कि कहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद के बारे में बात की जाए तो आपकी ना केरल में है, ना हिमाचल प्रदेश में है, ना दिल्ली में है, आपकी सिर्फ बिहार राज्य में है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों को द्विसदनीय विधायिका थी? तो 1956 में जब गठन किया गया था तो उसके अंतर्गत बात की जाए तो वहाँ पर 14 राज्यों 7 में द्विसदनीय विधायिकाएँ थी। मतलब 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी, जिसके अंतर्गत आती हैं आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल आता है। तो इसमें ये 7 कुल राज्य थे, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपका 7 राज्य नहीं दिया गया है। तो इसमें आपका कोई उत्तर नहीं दिया गया। और इसमें जो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में और तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का साधन कर दिया गया था। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी है? आपकी 60 और 500 होना चाहिए। और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपकी कम है? तो आपका जैसे कि सिक्किम जो है वहां पर 32 है, गोवा में आपकी 40 है और मिजोरम में 40 है। और सभी राज्य हैं जहाँ पर आपकी 60 से ऊपर ही है। अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रावधानों को अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं है। तो ये आपका सिक्किम है जहाँ पर 60 से कम सदस्य हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा आता है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा और यदि उसके पास आयु 25 वर्ष से कम हो। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन वह पहला और दूसरा है, वह आपका पहले दूसरे में आपका पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सत्य है। तो ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या को देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के क्लॉज 1 के प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। और कथन इसमें एक गलत दिया गया है। और आपका अनुच्छेद 173 के क्लॉज खा के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? आपके 500 होंगे, न्यूनतम आपके 60 होंगे। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 170 में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी बेहद की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें एक आपका उत्तर नहीं दिया गया।
एक तरीके से देखा जाए तो अनुच्छेद 333 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को यह राय दी जाती है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। जिनमें उनके प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित करता है और यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 364 में के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए होता है और क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ में 70 वर्ष तक निर्धारित की गई और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आता है किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ये आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होता है जिसमें आपका सदस्यों की संख्या होती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों की पहचान कीजिए। इसमें गोवा जो राज्य दिया गया है उसके अंतर्गत 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 62 और उत्तर प्रदेश में 403। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका गोवा जो है वहाँ पर 40 सदस्यों की संख्या है वह सही है। उत्तराखंड में 70 है यह भी सत्य है। मध्य प्रदेश में 403 है यह भी सत्य है। लेकिन मणिपुर में आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि मणिपुर में एक तरीके से देखा जाए तो कुल सदस्य संख्याओं की संख्या 60 है ना कि 62। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो ये आपका लद्दाख राज्य है जिसकी आपकी कोई विधायिका नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें जम्मू और कश्मीर लद्दाख में विभाजित किया गया, जिनमें लद्दाख के पास कोई अपनी विधायिका नहीं है जबकि जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा का प्रावधान किया गया। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वह राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन करता है। नेक्स्ट आता है कि अब निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो ये आपका राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन ए आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट आता है कि किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का पद त्यागना चाहे तो अपने त्यागपत्र देना चाहे तो ये किसको देगा अपना? जब स्पीकर पद त्याग करता है तो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के खा के अंतर्गत कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना पद का विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेगा। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा आता है कि जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला वाला कथन सत्य है लेकिन दूसरा वाला कथन गलत है। तो ऑप्शन ए होगा। इसके अंतर्गत बात की जाए तो आता है कि आपका अनुच्छेद 179 के खंड खा के क्लॉज का में कहा गया है कि विधानसभा को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहते हैं तो अपना पद रिक्त कर देते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाली पुनः निर्वाचन विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर रिक्त नहीं करेगा। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो ये आप तब होता है जब विधानसभा के विघटन के गठन के बाद विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तब तक वह विधानसभा का अध्यक्ष बना रहता है। यानी कि अभी आपका चुनाव हुआ तो चुनाव जो विधानसभा का अध्यक्ष है तब तक पद त्याग नहीं करेगा जब तक नया विधानसभा अध्यक्ष आपका मनोनीत नहीं हो जाएगा। तो इस कारण से आपका जब तक पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह विधानसभा के विघटन के बाद से वह अध्यक्ष के पद पर रहेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसमें आता है कि विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य दिए गए, जिसमें रमेश तावड़ेकर गोवा से, कुलतार संधवान पंजाब से, टी सत्यव्रत मणिपुर से, रितु खंडरी उत्तराखंड से। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके जो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही आपके सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन
ए मतलब कि बी होगा, जो एक दूसरे से ये सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नांकित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो वो आपके कौन रहे हैं? रामकिशोर शुक्ल। चलिए, तो इसके अंतर्गत व्याख्या को जान लेते हैं कि विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष जो रहे हैं वह उनका कार्यकाल एक प्रोटेम स्पीकर 23/12/1993 था। अध्यक्ष आपके 5/3/1984 से 13/3/1985 तक रहे। उपाध्यक्ष 26/3/1968 से 16/3/1972 तक तथा 16/9/1980 से 3/3/1984 तक ये 3 पदों पर रहे। और आपको बता दें कि ये जो काशी प्रसाद पांडे सामयिक अध्यक्ष और अध्यक्ष रहे थे, और कुंजीलाल दुबे और तेजभाल टेमरे केवल अध्यक्ष पद पर रहे थे। तो 3 जो इसमें दिए गए हैं, जिसमें आपके प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर आपके रामकिशोर शुक्ल रहे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि राज्य की विधानसभा में सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? वह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वर्ष के प्रथम सत्र में प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा आता है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उसे उस विषय पर लोकसभा में नियम का पालन करता है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला दिया गया है निधन संबंधी उल्लेख, दूसरा आता है राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा आता है शपथ या प्रतिज्ञान, चौथा आता है मंत्रियों का परिचय। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आपका सदन में होता है शपथ एवं प्रतिज्ञान, ये आपका पहले नंबर पर होता है। फिर आता है राज्यपाल अपना भाषण देता है। फिर इसके बाद होता है आपका मंत्रियों का परिचय किया जाता है। फिर इसके बाद निधन संबंधी उल्लेख दिया जाता है। तो ये आपका 3, 2, 4, 1 के फॉर्म में सही है, तो ऑप्शन बी होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र के क्वेश्चन आता है कि राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए आता है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन बी आता है कि प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा। और ऑप्शन डी आता है कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें सही कूट आपको बता दें कि इसमें ए, सी, डी होगा। ए, सी, डी के संदर्भ में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। जैसे कि आपके प्रस्ताव जब प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये आपका सही है। प्रस्ताव हाल में विघटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित हो, ये भी सही है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होगी, ये भी सही है। लेकिन आपका प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये आपका गलत है। तो आपका ए, सी, डी इसके अंतर्गत ये आपके कथन सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की क्या सदस्य संख्या होती है? तो कोरम के सदस्यों की जो संख्या होती है वह सदन के 1/10 सदस्य 10वां हिस्सा होती है। तो 1/10 सदस्य होते हैं, तो यह 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है, जो भी अधिक हो इसके अंतर्गत आता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जो जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम या गणापूर्ति सदस्य द्वारा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें जो भी अधिक हो इसके अंतर्गत आएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग में प्राकलन समिति का नियंत्रणाधीन नहीं है? तो ये आपका गृह विभाग होगा, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसे निर्वाचन में भाग ले सकती है? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो राज्य विधानसभा में निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेगी? तो वह भारत के राष्ट्रपति के में, राज्यसभा के सदस्यों के में और राज्य विधानसभा के सदस्यों में भाग लेगी, तो ऑप्शन बी होगा। तो इसके अंतर्गत व्याख्या को देखा जाए तो राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। और अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि राज्य की संचय निधि का संचालन किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा कि राज्य की संचय निधि का संचालन आपके राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, और ये आपका ऑप्शन इसमें किसी में नहीं दिया गया। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए दिया गया है किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी आता है संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए होगा कि किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, ऑप्शन सी दिया गया है राज्यपाल की पदावधि, और ऑप्शन डी दिया गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की राज्य विधायिका के संबंधित अनुच्छेदों को इसमें सुमेलित करके बताना है। तो इसमें आपके अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद के साथ साथ आपके जो प्रावधान दिए गए हैं उनके संदर्भ में दिया गया है। तो राज्यों में विधानसभा का जो विधायिका का जो गठन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत किया जाता है। विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव है, मतलब कि वो जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 178 में है। सदस्यों के वेतन भत्ते आपके अनुच्छेद 195 आते हैं और वित्त विधेयकों की परिभाषा अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, जो कि 2, 3, 1, 4, 2 के फॉर्म में आपका सही होगा। तो इस तरीके से ये आपका सुमेलित है। राज्यों में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178, राज्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199। अब आता है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो विधान परिषद में कितने माह तक रह सकता है। इसमें 1 माह से अधिक नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। 4 माह की अवधि तक इसे रोक सकती है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 में धन विधेयक के संदर्भ में एक प्रावधान दिया गया है कि इसमें विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः 1 माह तक के लिए किसी विधेयक को रोक सकती है, और धन विधेयकों को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो वह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल को केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए आता है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी आता है इसके अंतर्गत कि मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन सी आता है वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन डी आता है कि उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपके वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी आता है। इसके अंतर्गत बात की जाए कि राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता के उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद की संस्तुति से, ऑप्शन बी आता है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, ऑप्शन सी आता है भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से, और ऑप्शन डी आता है मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति से। तो यह राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर होता है, तो ऑप्शन बी आएगा। वैसे अनुच्छेद 207 के क्लॉज 1 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड में का से 4 में प्रावधान वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी आता है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन सी आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, और ऑप्शन डी आता है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
तो ऑप्शन सी होगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन सी होगा। इसके अंतर्गत क्योंकि ये ऑप्शन सी जो है वह नहीं आता है, आपका ए बी डी आता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल में उपेक्षित है वह अपने कृत्यों या उनमें किसी को भी अपने विवेकानुसार करे, तो उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिनका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 12 होती है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ऑप्शन बी आता है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ऑप्शन सी आता है कि वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी आता है कि उसका पद बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के संबंध में कोई भी सही नहीं है। इसके अंतर्गत जो आपका आता है तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। इसकी व्याख्या को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के अनुसार कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, ना कि उनका चयन करता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि बिना संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस राज्य के पद पर बना रह सकता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है 1 वर्ष, ऑप्शन बी आता है 6 वर्ष, ऑप्शन डी आता है ऑप्शन बी आता है 6 माह, ऑप्शन सी आता है 3 वर्ष, ऑप्शन डी आता है 3 माह। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें 6 माह का प्रावधान किया गया है। कि संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा और राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल के सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी वैसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है जब कि वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और दूसरा आता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हित हो जाता है तो भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें एक तरीके से बात की जाए तो आपका पहला दूसरा दोनों ही कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता हूँ। विधानसभा के स्थान पर कम से कम 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद के स्थान पर कम से कम 30 वर्ष की आयु हो। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित किया जाए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष एवं 35 वर्ष होती है, जो कि आपका पहला कथन इसके अंतर्गत गलत हो जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि की निर्भरता का वर्णन है। धारा 8 का क्लॉज 1 के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्हित होगा और उसके छोड़े जाने पर वह 6 माह की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हित बना रहेगा। धारा 8 के क्लॉज 3 के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्हित होगा और उसे छोड़े जाने पर 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हित माना जाएगा। इसके तहत स्थायी तौर पर निर्हित किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के
संवैधानिक कर्तव्यों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो संवैधानिक कर्तव्यों के संदर्भ में आपका पहला आता है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, वो आपका सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करे, यह भी सत्य है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये आपका गलत है। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा उपेक्षा किए जाने पर परिषद में के समक्ष रखवाता है, तो इस कारण से आपका चौथा सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही आता है, तो ये ऑप्शन डी होगा। तीसरा आपका गलत है। तो इसके संदर्भ में व्याख्या को देखें कि मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं को संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित किए जाते हैं। राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर एक प्रशासनिक कर्तव्य होता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व में परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 167 होता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए कथन और कारण है, जिसमें कथन कहता है कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। कारण आता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही है कि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों में एक विधिक उत्तरदायित्व प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 3 में उपबंध दिया गया है कि किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी और क्या मंत्रियों में राज्यपाल को कोई सलाह दी है या तो क्या दी। न्यायालय ने मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद को राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है, जबकि अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने के कारण राज्यपाल द्वारा अपने पद से भी हटाए जा सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह विधानसभा के प्रति होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, आपके उत्तर प्रदेश में, जो कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य की ये चौथी मुख्यमंत्री थी और भारत की यह पहली मुख्यमंत्री रही हैं, जो कि किसी राज्य की रही है, वह उत्तर प्रदेश रहा है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी है। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री आपके रविशंकर शुक्ल हैं, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के नेता नहीं रहे, तो ये आपके प्रकाश चंद्र सेठी रहे, बाबूलाल गौर रहे, कैलाश जोशी रहे, लेकिन आप इसमें गोविंद नारायण सिंह जो है वह इसके सदन के नेता नहीं रहे, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राज्य प्रशासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने की प्रमुख शक्ति है, किसको है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी आता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी आता है सचिवालय, तो ये आपका सचिवालय को है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा आता है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा कथन आपका गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को की जाने वाली सभी नीतियों किसके माध्यम से भेजी जानी चाहिए, तो ये मुख्य सचिव के माध्यम से इसमें भेजी जाती हैं, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि 1992 का अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई। नीचे लिखे गए प्रदेशों में किसकी भी विधानसभा भंग नहीं की गई, तो ये आपका बिहार राज्य था जहाँ की विधानसभा भंग नहीं की गई, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों में से किस
एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश है, इस राज्य के द्वारा किया गया, जिसमें 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। और 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित किया। और वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित कर दिया गया और इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य जहां पर सामान्य या कॉमन सिविल कोड है। तो वो आपका गोवा राज्य है, जहां पर सामान्य एवं कॉमन सिविल कोड है। कि वर्तमान में गोवा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है और यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 11 मार्च 2024 को स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया और स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद से रिलेटेड टॉपिक है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी सीरीज चलाई जाएगी उन सभी की PDF आपको अवेलेबल होगी। धन्यवाद।